मूवी की शुरुआत में हम डॉक्टर किम नाम के एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। डॉक्टर किम नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के लिए एक परमाणु हथियार बना रही थी। अगले सीन में डॉक्टर किम टीवी पर न्यूज देख रही होती है। न्यूज में बताया जाता है कि एक बड़ा सा कॉमेट धरती के काफी नजदीक से गुजरने वाला है और ऐसा इवेंट 433 ईयर्स में एक बार होता है। दूसरी तरफ नॉर्थ और साउथ कोरिया के जनरल्स अपने परमाणु हथियार के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। दरअसल दूसरे कंट्री के लीडर्स उन्हें यह परमाणु हथियार सरेंडर करने को बोल रहे थे और यहाँ पर जनरल्स ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्हें यह हथियार दूसरे कंट्रीज को सौंपना चाहिए या नहीं। दूसरे कंट्रीज का ये मानना था कि यह परमाणु हथियार अगर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के पास रहा तो दूसरे देशों को इसका खतरा होगा और अगर इन लोगों ने वो परमाणु हथियार उन्हें सौंप दिया तो विश्व भर में शांति बनी रहेगी। मगर नॉर्थ कोरिया का एक जनरल जिसका नाम कैंग था वो इस फैसले से खुश नहीं था, इसलिए वो अपने कुछ सोल्जर्स के साथ डॉक्टर किम को किडनैप करता है और उसके पास से वो चाबी ले लेता है जहां पर वो परमाणु हथियार रखा गया था। आधी रात को कैंग अपने सोल्जर्स के साथ उस परमाणु हथियार को लेकर नदी के रास्ते वहां से भाग रहा होता है, यहाँ तक कि डॉक्टर किम भी उनके साथ मौजूद होती है। वहीं दूसरी ओर जब साउथ कोरियन सोल्जर्स को इसके बारे में पता चलता है तो उनका जनरल पार्क अपने टीममेट्स को कैंग और उसके साथियों को पकड़ने के लिए भेज देता है। अब नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स और साउथ कोरिया के सोल्जर्स में गन फाइट स्टार्ट हो जाती है, मगर इस फाइट में वो लोग ये भूल जाते हैं कि एक बड़ा सा कॉमेट धरती के पास से गुजर रहा है। देखते ही देखते वहां पर एक तेज रोशनी चमकती है और सीन यहाँ पर कट हो जाता है। जब डॉक्टर किम को होश आता है तो वो जंग के मैदान में होती है और उसके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए फाइट कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उस कॉमेट की वजह से नॉर्थ और साउथ कोरिया के सोल्जर्स टाइम ट्रैवल करके पास्ट में पहुंच गए हैं, वो भी ईयर 1572 में। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि डॉक्टर किम के साथ 3 नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स और 3 साउथ कोरियन सोल्जर्स पास्ट में पहुंच चुके हैं। उन्हें यहाँ पर पता चलता है कि इस वक्त जोशियन एरा के कोरियंस और जर्शंस के बीच में फाइट चल रही है। उन लोगों को लगने लगता है कि वो किसी फिल्म की शूटिंग में पहुंच गए होंगे या फिर कोई उनके साथ भद्दा सा मजाक कर रहा है, पर तभी वहां का एक आदमी इन लोगों पर हमला कर देता है और ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर कोई प्रैंक नहीं हो रहा बल्कि यहाँ सच में लड़ाई चल रही है। अब ये देख नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के सोल्जर्स जर्शंस के एक सिपाही को विस्फोट से उड़ा देते हैं। आगे जर्शन का कमांडर नॉर्थ और साउथ कोरिया सोल्जर्स पर गुस्सा हो जाता है और उन पर अटैक करने की सोचता है, मगर ये सोल्जर्स बंदूक से जर्शन कमांडर को डराते हैं और उस पर गोली फायर करते हैं जो सीधा जर्शन कमांडर के कान को लग जाती है। ये देख जर्शन के सिपाही वहां से डरकर भाग जाते हैं और जोशियन एरा के कोरियंस इन सोल्जर्स को मसीहा समझने लगते हैं जिन्होंने ऐन वक्त पर वहां आकर उनकी जान बचाई। अब उस गांव के लोग इन सोल्जर्स को हेवनली सोल्जर्स कहकर बुलाने लगते हैं। अगले सीन में ये सभी सोल्जर्स एक गुफा में ठहरने का सोचते हैं और पार्क कैंग पर बंदूक तानकर उसे कोसने लगता है क्योंकि ये सब उसी की वजह से हुआ। अगर वो परमाणु हथियार लेकर नहीं भागता तो वो सब इस मुसीबत में फंसते ही नहीं। देखते ही देखते नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स और साउथ कोरियन सोल्जर्स में तनाव बढ़ जाता है, मगर सही मौके पर डॉक्टर किम इन दोनों जुटों को शांत कराती है और कहती है कि यह समय आपस में लड़ने का नहीं है, उन्हें अब वापस अपने टाइम में जाने के बारे में सोचना होगा। और तो और उनका परमाणु हथियार भी कहीं मिसिंग हो गया है। अगर ये हथियार किसी गलत इंसान के हाथ लग गया तो बहुत ज्यादा तबाही होगी। उन्हें अब लगता है कि टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर पहुंचते वक्त वो परमाणु हथियार कहीं मिसिंग हो गया। जैसा कि ये सब कैंग की वजह से हुआ था, वो अब उस परमाणु हथियार को ढूंढने का जिम्मा उठा लेता है। दूसरी ओर जर्शन के लीडर्स उनके कमांडर पर गुस्सा करने लगते हैं जो जंग के मैदान से डरकर वहां से भाग गया था। बदले में कमांडर कहता है कि उन सोल्जर्स के पास बहुत ही एडवांस्ड वेपन्स थे जिसे उसने आज तक कभी नहीं देखा, इसलिए उसे वहां से भागना पड़ा। मगर जर्शन का लीडर यह सब सुनने को राजी नहीं होता। वो अपने कमांडर को क्रॉसबो देता है और किसी भी हाल में उन हेवनली सोल्जर्स को खत्म करने को बोलता है, वरना उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। वही गुफा के अंदर जब हेवनली सोल्जर्स आपस में बात कर रहे होते हैं तो उस गुफा में एक घुसपैठिया घुस आता है और उन सोल्जर्स के हथियार चुराने की सोचता है, पर बीच काम में ही वो उन सोल्जर्स को अपनी पीठ खुजाने में और सोने में मदद करता है और ये सब करने के चक्कर में वो घुसपैठिया पकड़ा जाता है। अब 2 सोल्जर्स उस घुसपैठियों को मारने लगते हैं और ये सब उस गांव के लोग देख लेते हैं और उन तीनों को उनके राजा के पास ले जाते हैं। वही कैंग और पार्क
छुपकर ये सब देख रहे होते हैं। उन दोनों को पता चलता है कि इस घुसपैठिए का नाम ये सुनसिन है और ये आदमी आसान का रहने वाला है। ये नाम सुनते ही कैंग को याद आता है कि ये सुनसिन तो एक लेजेंडरी वॉरियर है जिसके बारे में उसने अपने टाइमलाइन में पढ़ा था और ये सुनसिन ने ही जापानीज इन्वेशन को रोका था। अब वहां का राजा दो हेवनली सोल्जर्स और ये सुनसिन को मौत की सजा सुना देता है क्योंकि ये तीनों आपस में लड़ रहे थे और वायलेंस को प्रमोट कर रहे थे। अब दो हेवनली सोल्जर्स और ये सुनसिन को जेल में रखा जाता है और ठीक आधी रात को कैंग, पार्क और कुछ साथी मिलकर इन तीनों को छुड़ा लेते हैं। आगे कैंग और पार्क को पता चलता है कि ये सुनसिन ने उनके हथियार चुरा के उसे नदी में फेंक दिया, मगर हेवनली सोल्जर्स ये सुनसिन की बातों पर भरोसा नहीं करते और उसे उनके हथियार वापस करने को बोलते हैं। तभी पार्क अपने साथियों को बताता है कि ये सुनसिन कोई और नहीं बल्कि वही योद्धा है जिसने जापानीज इन्वेजन को रोका था। जब हेवनली सोल्जर्स ये सुनसिन के चेहरे और उसके हरकतों को देखते हैं तो उन्हें भी भरोसा नहीं होता क्योंकि वो शक्ल से और हरकतों से एक नंबर का चोमू था। तभी ये सुनसिन इन्हें बातों में उलझाकर वहां से भाग जाता है और एक जगह छुप जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने हेवनली सोल्जर्स खड़े हुए होते हैं और अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। जैसे ये सुनसिन बाहर जाता है सब लोग उसकी इज्जत करते हुए झुकने लगते हैं और उसे जनरल कहकर बुलाने लगते हैं। ये सुनसिन को ये लगता है कि सभी हेवनली सोल्जर्स मिलकर उसकी फिरकी ले रहे हैं या फिर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। अब अगले दिन पार्क ठान लेता है कि वो खुद पर्सनली ये सुनसिन को ट्रेन करेगा जिससे वो फ्यूचर में एक लेजेंडरी वॉरियर बनेगा। पहले तो ये सुनसिन ट्रेनिंग करने से मना करता है मगर काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वो मान जाता है। दूसरी ओर कैंग अपने नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को लेकर उस परमाणु हथियार को ढूंढने लगता है। यहाँ तक कि ये लोग मैप बनाकर गांव का कोना कोना छान मारते हैं मगर उन्हें वो परमाणु हथियार कहीं नहीं मिलता। फिर एक दिन जब सब हेवनली सोल्जर्स अपने अपने काम में बिजी होते हैं तो ये सुनसिन छुपकर जंगल में जाता है और हेवनली सोल्जर्स के हथियार बाहर निकालता है जिसे उसने चुरा कर एक जगह छुपा दिया था। ये सुनसिन को लग रहा था कि इन हथियारों को बेचकर वो रातों रात अमीर हो जाएगा। वो आगे उन हथियारों को एक पेड़ के नीचे छुपा देता है मगर उसे ऐसा करता एक छोटी लड़की देख लेती है और ये सुनसिन से उन वेपन्स के बारे में पूछने लगती है। किसी तरह बहला फुसला कर ये सुनसिन उस लड़की को वहां से भेज देता है पर थोड़ी देर बाद वो लड़की उस पेड़ के नीचे से एक गन लेकर जाने लगती है और जर्शन के सिपाही इस लड़की को पकड़ लेते हैं। जर्शन के सिपाही समझ जाते हैं कि हेवनली सोल्जर्स यहीं कहीं आसपास होंगे और वो लोग अब उन्हें ढूंढने लगते हैं। आगे हम पार्क और बाकी हेवनली सोल्जर्स को देखते हैं जो यू सुनसिन का अच्छे से ख्याल रखने लगते हैं। ये सब देख डॉक्टर किम कहने लगती है कि उन्हें यी सुनसिन के लाइफ में इंटरफियर नहीं करना चाहिए, शायद ऐसा करने से उसका फ्यूचर पूरी तरह बदल जाए। मगर पार्क को ये लग रहा था कि उन्हें किसी भी हाल में ये सुनसिन को ट्रेन करना होगा और एक योद्धा बनाना होगा। फिर एक दिन दोपहर के समय डॉक्टर किम सभी हेवनली सोल्जर्स को इकट्ठा करके बताने लगती है कि उसने वापस जाने का तरीका ढूंढ निकाला है। जब वो उनके टाइमलाइन में थे तो वो कॉमेट ठीक 433 ईयर्स बाद धरती के पास से गुजरा और वो लोग भी ठीक 433 ईयर्स पास्ट में पहुंच गए। मतलब वो लोग ईयर 1572 में हैं। उसने जब लूनार कैलेंडर को गौर से पढ़ा और समझा तो उसे पता चला कि ठीक 4 दिन बाद वो कॉमेट फिर से धरती के पास से गुजरने वाला है जिससे वो लोग वापस अपने टाइमलाइन में जा सकते हैं। मगर उसे पता नहीं कि उन्हें किस जगह खड़े रहना है जब ये कॉमेट धरती के पास से गुजरेगा। फिर भी वो किसी तरह लोकेशन के बारे में पता कर लेगी। आगे हम कुछ हेवनली सोल्जर्स को देखते हैं जो जंगल में एक जगह खुदाई कर रहे थे। वहां पर उन्हें ये सुनसिन के कुछ चीजें मिलते हैं। उन्हें पता चलता है कि ये सुनसिन तो एक चीप कैटेगरी का चोर है जो चीजें चुरा कर दूसरे लोगों को बेचता है। ये देखने के बाद सभी हेवनली सोल्जर्स का पारा चढ़ जाता है और वो लोग ये सुनसिन के सारे चीजों को जला देते हैं। साथ ही साथ वो ये भी सलाह देते हैं कि ये सुनसिन अपने ट्रेनिंग पर और अपने मकसद पे ध्यान दे। इन बातों को सुनकर ये सुनसिन वहां से गुस्से से चले जाता है। कुछ समय बाद एक साउथ कोरियन सोल्जर ये सुनसिन को ढूंढ लेता है जो अकेला एक जगह बैठा हुआ था। वो सोल्जर ये सुनसिन को अपना हाथ दिखाने को बोलता है और उसे उसका भविष्य बताने लगता है। वो सोल्जर कहता है कि आज नहीं तो कल ये सुनसिन एक बड़ा योद्धा बनेगा जिससे फ्यूचर में सब लोग उसके बारे में जानेंगे। ये सुनसिन उस सोल्जर की बातों पर भरोसा नहीं करता और उस पर हंसने लगता है। अब वो सोल्जर सारी टाइम ट्रेवल वाली बात ये सुनसिन को बताने की सोचता है कि तभी उसके गर्दन पर एक तीर लग जाती है और वो मर जाता है। आगे वहां पर
बहुत सारे जर्शन सोल्जर्स आते हैं और ये सुनसिन को अगवा करके उसे बंदी बना लेते हैं। यहाँ तक कि जर्शन के सिपाही उसे टॉर्चर भी करते हैं। अब जर्शन का कमांडर ये सुनसिन को बाकी हेवनली सोल्जर्स का पता बताने को बोलता है। अगर उसने उन सोल्जर्स का पता बता दिया तो वो उसे शांति से मारेंगे, वरना वो लोग उसे जिंदगी भर तड़पा तड़पा कर परेशान करेंगे। आगे जर्शन के सिपाही उस साउथ कोरियन का सर काट कर ये सुनसिन को दिखाते हैं, फिर भी वो उन्हें हेवनली सोल्जर्स का पता नहीं बताता। तभी जर्शन कमांडर उस छोटी लड़की को वहां पर बुलाता है जिसने जंगल से वो बंदूक ली थी। उस लड़की की जान बचाने के लिए ये सुनसिन उन्हें उन सोल्जर्स का पता बताने के लिए मान जाता है और कहता है कि वो हेवनली सोल्जर्स का पता उन्हें कल बताएगा। ये सुन वो कमांडर उस छोटी लड़की को जाने देता है, मगर जैसे ही वो छोटी लड़की वहां से भाग रही होती है, वो कमांडर उस लड़की को तीर मार के खत्म कर देता है। अब रात को जब जर्शन के सिपाही सो रहे होते हैं तो कैंग बाकी सोल्जर्स के साथ वहां पर आकर ये सुनसिन को बचाने की सोचता है। वहां के एक टेंट में उन्हें वो परमाणु हथियार भी मिल जाता है। आगे सारे सोल्जर्स ये सुनसिन के साथ वहां से निकलने की सोचते हैं, पर तभी उन्हें वहां पर जर्शन लीडर का बेटा दिखाई देता है जो वहां पर आराम कर रहा था। वो फट से उठता है और कैंग के ऊपर उस बंदूक से हमला करने आगे बढ़ता है जो उसे उस छोटी लड़की के पास मिला था। मगर सही समय पर कैंग जर्शन लीडर के बेटे को मारकर वहां से भाग जाता है। अगली सुबह जब जर्शन लीडर को इसके बारे में पता चलता है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और उन सारे हेवनली सोल्जर्स को मारने का फैसला लेता है। दूसरी ओर ये सुनसिन उस छोटी लड़की के बारे में सोचकर अफसोस करने लगता है क्योंकि जर्शन के कमांडर ने उसे खामखा मार दिया। अब सभी हेवनली सोल्जर्स ये सुनसिन को अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने को बोलते हैं ताकि वो एक योद्धा बन जाए। इन बातों को सुनने के बाद ये सुनसिन अब ठान लेता है कि वो अब एक योद्धा बनकर ही रहेगा। वही डॉक्टर किम जब उस परमाणु हथियार को देखती है तो उसका टाइमर 10 मिनट से घटकर 5 मिनट हो जाता है। डॉक्टर किम पता लगा लेती है कि उनके टाइमलाइन का 1 मिनट पास्ट में 1 दिन के बराबर है और उन्हें यहाँ पर आकर 5 दिन हो चुके हैं। आगे डॉक्टर किम उस परमाणु हथियार के टेक्नोलॉजी से कॉमेट के एग्जैक्ट टाइमिंग और लोकेशन के बारे में पता लगा लेती है। अब सारे हेवनली सोल्जर्स वापस अपने टाइमलाइन में जाने के लिए रेडी होने लगते हैं। अगली सुबह ये सारे सोल्जर्स अपने उस सोल्जर को श्रद्धांजलि देते हैं जिसे जर्शन के सिपाहियों ने तीर मारा था। तभी उस गांव के लोग उन हेवनली सोल्जर्स के गन्स वगैरह लेकर वहां पर आ जाते हैं जो उन्हें जंगल में गड़े हुए मिले थे। गांव के सभी लोग हेवनली सोल्जर से कहते हैं कि वो सब उस छोटी लड़की का बदला लेना चाहते हैं क्योंकि वो छोटी लड़की एक अनाथ लड़की थी जिसके कारण गांव के सभी लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। पहले तो कैंग ऐसा करने से मना करता है क्योंकि पास्ट में चीजें बदलने से फ्यूचर पूरी तरह चेंज हो सकता है, मगर ये सुनसिन भी इस बार गांव के लोगों की तरफ से बात करता है और कहता है कि वो भी उस छोटी लड़की का बदला लेना चाहता है। अगले सीन में गांव के सभी लोग हेवनली सोल्जर्स के साथ जंग की ट्रेनिंग और तैयारी करने लगते हैं। अब कैंग और पार्क जर्सन्स पर अटैक करने की स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं और इसी बात को लेकर इन दोनों में बहस हो जाती है, मगर ये सुनसिन उन्हें समझाकर मामले को शांत कराता है। पार्क समझ जाता है कि ये सुनसिन में अब समझदारी आ चुकी है और फ्यूचर में वो जरूर एक बड़ा योद्धा बनेगा। आगे ये सुनसिन पहाड़ों की मदद से जर्शंस पर अटैक करने का प्लान बनाता है। उनका प्लान ये होता है कि जब जर्शंस पहाड़ों के रास्ते उनके गांव में घुसने की कोशिश करेंगे तो वो लोग छुपकर उन पर अटैक करेंगे। फिर भी उन्हें ये डर था कि इस जंग में गांव के बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। अगले दिन सुबह के वक्त डॉक्टर किम नोटिस करती है कि परमाणु हथियार का टाइमर थोड़ा ज्यादा तेजी से चल रहा है। इसका मतलब यह है कि वो कॉमेट बड़ी तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा है। डॉक्टर किम सभी सोल्जर से कहती है कि उन्हें या तो यहाँ पर रहकर गांव वालों की मदद करनी होगी या फिर वापस जाना होगा। अगर वो गांव वालों की मदद करने यहाँ पर रुक गए तो वो लोग वापस अपने प्रेजेंट टाइमलाइन में नहीं जा सकते। अब आगे पार्क ये सुनसिन को भी गांव छोड़कर भाग जाने को बोलता है क्योंकि अगर ये सुनसिन उस जंग में मारा गया तो हिस्ट्री पूरी तरह बदल जाएगी। ये सुनसिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो भागने से मना करता है। इसलिए पार्क उसे नॉक करके अपने साथ घोड़े पर ले जाता है ताकि वो सेफ रहे। अगले सीन में सभी हेवनली सोल्जर्स नदी के रास्ते जा रहे होते हैं और उस कॉमेट का इंतजार कर रहे होते हैं। नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को एहसास होता है कि अगर वो प्रेजेंट टाइमलाइन में गए तो उनकी सरकार उन्हें मौत की सजा सुना देगी क्योंकि वो लोग परमाणु हथियार लेकर भाग रहे थे। अब सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो यहीं रहकर गांव वालों की मदद करेंगे और डॉक्टर किम वापस अपने प्रेजेंट टाइमलाइन में जा सकती है। आगे कैंग और बाकी सोल्जर्स
गांव वालों के साथ जर्शंस पर हमला करते हैं और उन्हें ढेर करने लगते हैं। मगर कुछ ही देर में जर्शन का लीडर बहुत सारे गांव के लोगों को मार देता है। यहाँ तक कि कैंग भी जर्शंस के हाथों मारा जाता है। अब सारे हेवनली सोल्जर्स में सिर्फ कोई नाम का एक आदमी और पार्क दोनों ही बचते हैं। किसी तरह ये दोनों जर्शन के लीडर को मारकर ये जंग जीत लेते हैं। दूसरी ओर डॉक्टर किम पर भी कुछ जर्शंस हमला कर देते हैं, मगर एक सोल्जर डॉक्टर किम के लिए उन जर्शन से लड़ता है और तभी कॉमेट की वजह से एक पोर्टल ओपन होता है। डॉक्टर किम अपने टाइमलाइन में पहुंच जाती है और अपने सीनियर्स को सारी टाइम ट्रैवल वाली कहानी बताती है, मगर वो लोग किम की बातों पर भरोसा नहीं करते। आगे किम ये सुनसिन के मेमोरियल प्लेस पर होती है और अपने टीममेट्स को याद करने लगती है। दूसरी ओर कोई पार्क और ये सुनसिन 13 कोरियन शिप्स के साथ जापानी सोल्जर्स पर वार करते हैं और जापान को हरा देते हैं। इसी सीन के साथ हेवनली सोल्जर्स मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और बढ़िया मूवी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।